नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। खैर, ये क्वेश्चन तो पूछना भी अच्छा ही नहीं है, क्योंकि कोरोना और ब्लैक फंगस जैसी त्रासदी से हर व्यक्ति कहीं ना कहीं परेशान है। बट ठीक है, कहने के लिए ठीक है बोलना पड़ता है। तो आप भी ठीक हैं, मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, ये क्लास यूपीएससी के हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए है। जैसा कि आपको पता है कि यूपीएससी प्री का एग्ज़ाम जून में था, और अब इस कोविड महामारी के कारण प्रीलिम्स का परीक्षा अक्टूबर में पोस्टपोन कर दिया गया है। अर्थात अब ये परीक्षा 10 अक्टूबर 2021 को होगी। तो अब विद्यार्थियों के मन में, खासकर जो कैंडिडेट नए तैयारी कर रहे हैं, पहली बार पेपर देंगे या फिर एक दो बार ही पेपर दिए हैं, अभी बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं हो पाया है, क्या पढ़ें क्या छोड़ें, तो उनके मन में लगातार ये क्वेश्चन बन रहा है कि अब जो एक्स्ट्रा टाइम हमको मिला है, इस एक्स्ट्रा टाइम में मेंस की तैयारी करें या प्री की तैयारी करें या फिर क्या करें। तो मैं इस विषय पर अपना कुछ विचार बताऊंगा, जिसको आप देख के अगर कुछ पॉइंट आपको लगता है कि आप अपने रणनीति में उसको शामिल कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। बाकी रणनीति सबकी अपनी होती है। मैं तो सिर्फ अपने एक विचार को बता रहा हूँ कि मैं अगर फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम एग्ज़ाम दे रहा होता, अनुभव नहीं था, तो उस टाइम मैं क्या करता आज के स्थिति के अनुसार, क्योंकि आज तो काफ़ी अनुभव है इस चीज़ों का। जब अनुभव नहीं था तब मैं क्या कर रहा था और अब क्या करता, तो इसलिए मैं अपना कुछ विचार यहाँ बताऊँगा, आप उसको समझें और अपने समय का सदुपयोग करें अच्छे रणनीति के साथ। देखिए, अभी जो पेपर था हमारा 27 जून को था, और पोस्टपोन जो हो गया है वो पेपर हमारा चला गया है 10 अक्टूबर 2021 को पोस्टपोन हो गया है। अब ये जो बताया गया है आपको, ये पहले बता दिया गया, मई में बता दिया गया। तो ये इस बार काफ़ी अच्छा बात है कि मई में हमको पता चल गया, काफ़ी पहले पता चल गया कि हाँ पेपर पोस्टपोन हो रहा है। अगर आपने पिछला पेपर दिया हो या देखे हो तो उसमें संशय अंत समय तक बना रहा। आप देखेंगे कि यूपीएससी ने एक नोटिफिकेशन के माध्यम से बोला कि इस दिन हम बैठक करेंगे और उसके बाद फिर डिसाइड करेंगे। तो अनुमानतः तो लगभग सबको लग रहा था कि पेपर उस समय जो पोस्टपोन्ड हुआ था उसकी बात कर रहा हूँ मैं, कि पोस्टपोन्ड होगा। लेकिन काफ़ी जो मुख्य डेट थी उस डेट के काफ़ी करीब तक जाके पता चला। इस बार काफ़ी पहले पता चल गया है, तो ये एक प्लस पॉइंट है। अच्छा, अब जैसे आप देखेंगे कि आज से अभी 10 दिन लगभग इस मई में है और जून पूरा मिल जाएगा हमको। तो मैं यहाँ मान के चलता हूँ कि हमको जो मंथ मिलने वाले हैं, एक तो जून पूरा मिल जाएगा, दूसरा आप देखेंगे जुलाई मिल जाएगा, एक पूरा अगस्त मिल जाएगा, पूरा सितंबर, और फिर अक्टूबर को आप मान के चले कि नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। हालांकि कई लोग बोलेंगे उसमें भी तो 10 दिन है, 10वें दिन तो पेपर देने जाना है, तो 9 दिन तो उसमें भी है, उसको नहीं लेते हैं हम लोग। और अभी जो 10 दिन बचा है इसको भी नहीं ले रहा हूँ, मैं अपने रणनीति में नहीं ले रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये 10 और उधर का 10 दिन 20 दिन मनोरंजन करना है या पढ़ाई नहीं करनी है। आपको अपने रणनीति में उसको आप जैसे पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए। मैं इन 4 मंथ के हिसाब से आपको एक शेड्यूल बता रहा हूँ कि उसके हिसाब से आप पढ़ाई करें, ज़्यादा बेहतर होगा। तो हमको 4 महीने मिल गया है
ये 4 महीने मिल गया है इसमें पढ़ाई करने के लिए। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि मेंस की तैयारी करने लगें, बाद में प्रीलिम्स का कर लेंगे, क्योंकि अभी तो प्रीलिम्स का कर ही रहे थे तो अब मेंस का कर लेते हैं। तो मुझे लग रहा है कि अप्रोच इस टाइप का रखना कि प्री का अभी कर लेते हैं, केवल प्री करते हैं, मेंस करते हैं, सही नहीं है। देखिए, अगर आप लगभग 1-1.25 साल से तैयारी कर रहे हों या उसके पहले से तैयारी कर रहे हों तो लगभग सारे सब्जेक्ट को आप पढ़ लिए होंगे ज़रूर। इवन आपने ऑप्शनल भी पढ़ लिया होगा। तो अब आपको क्या करना है, और दूसरी चीज़, आप जो 27 जून के पेपर के लिए प्रीलिम्स आप तैयारी कर ही रहे थे, ये प्रीलिम्स की तैयारी आप लगे थे, और सबको पता है कि ये प्रीलिम्स की तैयारी चाहे अनुभवी लोग हों और चाहे फ्रेशर हों, दोनों ही लगभग फरवरी या मार्च से प्रीलिम्स के तरफ झुकाव शुरू कर देते हैं, अर्थात चीज़ों को उस एंगल से, उस नज़रिए से पढ़ना शुरू कर देते हैं जो प्री के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो डेफिनेटली फरवरी बीत गया है, मार्च बीत गया है, अप्रैल बीत गया है, मई चल रहा है, तो अब तक तो आपने काफ़ी तैयारी कर लिया होगा जिसका दृष्टिकोण प्री रहा होगा। और अब अचानक प्री पोस्टपोन्ड हुआ तो हम कई बार क्या होते हैं कि लापरवाह बन जाते हैं, या फिर हमको लगता है कि क्या भरोसा, तीसरी लहर आ जाएगी तब तक कोरोना की, और तीसरी लहर जब आ जाएगी तब हो सकता है कि अक्टूबर से भी आगे चला जाए। तो ऐसा करना सही नहीं है। आपको ये मान के ही चलना है कि अक्टूबर में पेपर 10 को होए, और उसी के हिसाब से आपको अपनी रणनीति बनानी है। तो मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए कि अगर आप इन 4 महीनों में, किसी एक महीने की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, इस पूरे 4 महीने के हिसाब से मैं यहाँ पे एक अलग से ट्रैक ले रहा हूँ। इसमें आपको, ये तो मंथ बचे हैं, और यहाँ से ट्रैक ले लेता हूँ मैं। इस ट्रैक में आपको समझाता हूँ कि क्या क्या करें आप। तो एक तो आप क्या कर सकते हैं कि करेंट अफेयर्स, जो भी सोर्स, जो भी मैगज़ीन, न्यूज़पेपर, जो भी आप यूज करते हो, जिसको भी आप अपने प्रयोग में लाते हो, उसके माध्यम से करेंट अफेयर्स की तैयारी करें। और करेंट अफेयर्स की तैयारी आपको प्री और मेंस दोनों के व्यू से करनी है। करेंट अफेयर्स में हम देखते हैं कि मैगज़ीनें भी निकलती हैं, कुछ प्री के महत्वपूर्ण रहते हैं, उसके हिसाब से प्री के समय निकलती हैं, और मेंस के समय मेंस की निकलती हैं। बट अभी हमको क्या करना है कि करेंट अफेयर्स जो पढ़ना है उसको प्री और मेंस दोनों के दृष्टिकोण से पढ़ लेना है, क्योंकि इस समय में आप करेंट का पूरी अच्छी तैयारी और कर सकते हैं। तो प्री और मेंस की तैयारी आप करेंगे तो अब बात आता है कि किस मंथ से किस मंथ तक का करें। तो ध्यान रखिएगा, हमको ये लेके ही चलना होता है कि अगर इस बार जून में पेपर है और उस बार जून, तो लगभग 12 महीने का लेके हमको चलना पड़ेगा। जून 2021 और ये हो गया जून 2020। यहाँ तक कि आपको तैयारी तो नॉर्मल ही करनी पड़ती है। कोई भी बोलता है कि भाई 1 महीने का तो करंट अफेयर्स आपको 1 वर्ष का तो कम से कम पढ़ना ही पड़ता है। और करंट अफेयर्स आप 1 वर्ष का क्या, अब तो 2-3 वर्षों से भी पूछ ले रहा है, लेकिन फिर भी 1 साल का करंट अफेयर्स अपने को कवर करना रहता है। तो जून 2020 से जून 2021 तक का आप कवर कर लें, और प्री और मेंस दोनों व्यू से, केवल पीटी के हिसाब से नहीं और केवल मेंस के हिसाब से नहीं। अब बात यहाँ एक और उलझती है कि क्या जून के बाद पेपर चला गया है अक्टूबर में, तो क्या इन मंथ्स का भी करंट अफेयर्स पढ़ें या ना पढ़ें। तो यहाँ 2 बातें आएंगी। कुछ लोग यूपीएससी का पिछले साल का ट्रेंड देखेंगे, तो पिछले साल के ट्रेंड में उनको पता चलेगा, पिछले साल भी वो पेपर पोस्टपोन्ड हुआ था। तो पेपर जब पोस्टपोन्ड हुआ तो पोस्टपोन्ड डेट का जो भी आगे डेट बढ़ा, जैसे ये डेट बढ़ा है ना, ऐसे ही अगले साल भी डेट बढ़ा। तो उस बढ़े हुए डेट से कोई करंट के क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आए थे, क्योंकि कई ऐसे काम सरकार की थी, कई चीज़ें पूछा जा सकता था, लेकिन उसमें से क्वेश्चन नहीं आया। तो कुछ लोग क्या अब ट्रेंड बना लिए, अपने मन में सोच लिए हैं
कि यूपीएससी इन आगे के मंथ का करेंट अफेयर्स नहीं पूछेगी, तो अभी इस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। देखिए, सबसे जानलेवा ये जानलेवा काम है कि आप जून आत्मघाती बन जाएगा आपके लिए, क्योंकि यूपीएससी के ट्रेंड को कोई पूरी तरीके से अनुमान लगा ही नहीं पाता है कभी भी। जैसे ही हम इस साल का ट्रेंड समझते हैं, पता चलता है कि अगले साल का ट्रेंड एकदम अलग आ गया। तो यूपीएससी लगातार चौंकाती रहती है, शिक्षक लोगों को भी जो टीच कर रहे हैं और विद्यार्थियों को भी, कैंडिडेट जो तैयारी कर रहे हैं। तो इसलिए आप पिछले साल का ट्रेंड पे न जाएं कि इधर करंट अफेयर्स नहीं पूछी थी, अब हम इसका करंट अफेयर्स प्री के लिए तो नहीं पढ़ते हैं, तो ये आत्मघाती होगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, कुछ लोग क्या बोलते हैं, कुछ लोग समझाते हैं कि देखो प्री के लिए तो जो पेपर है वो सेट हो गया होगा, तो अब उसमें थोड़ी नहीं वो और क्वेश्चन को मिलाएंगे। तो ये सही नहीं है। पेपर सेट हो गया होगा, अभी तो पर्याप्त समय था इसमें, अभी तो काफ़ी समय था ना। हो सकता है कि अभी फाइनल पेपर सेट नहीं हुआ हो और आगे वो लोग फिर अपने हिसाब से, खैर इतना सोचने से बेहतर है कि आपको, मेरा सलाह ये है कि इनका भी करेंट अफेयर्स आपको देखना है, और अब उसी हिसाब से देखना है कि जो प्री और मेंस दोनों दृष्टिकोण से हो। अगर इनसे प्री में कोई क्वेश्चन पूछ लेगा तो 100% है कि मेंस में पूछ सकता है। इसलिए आप इसको प्री और मेंस के करंट अफेयर्स को मिक्स करके पढ़ें। यहाँ आप पीटी और मेंस अलग अलग करके करंट अफेयर्स को न देखें, आप करंट अफेयर्स को पूरा होलिस्टिकली देखें। यहाँ तक तो देखना ही है, उसके साथ साथ इनका भी देखना है एटलीस्ट अगस्त सितंबर तक। तो अगर ये करंट अफेयर्स आप दोनों के हिसाब से पढ़ लेते हैं, प्री और मेंस दोनों के हिसाब से पढ़ लेते हैं, तो एक भारी बोझ आपका कम हो जाएगा, और उसको आप शॉर्ट में नोट्स बना लें जिससे कि आपको रिवीजन करना बाद में आसान हो जाए। प्री के बाद अगर आप मेंस के लिए तैयारी करेंगे तो यहाँ का नोट्स कुछ शॉर्टकट लिखे होंगे, उससे आपका काम चल जाएगा। अब ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको तैयार करें। इसके बाद आप देखेंगे कि कई ऐसे विषय हैं हमारे जो प्री और मेंस दोनों में उनका वेटेज रहता है, दोनों में ही आते हैं, और अधिकतम विषय ऐसे ही हैं। उदाहरण के लिए आप भूगोल देखिए, भूगोल में क्या होता है, प्री में भी आएगा, मेंस में भी आएगा। आप इतिहास में जाइए, हिस्ट्री में जाइए, यही बात है। आप पॉलिटी में जाइए, और यहाँ तक कि राज्य व्यवस्था के बाद गवर्नेंस से भी प्री में कई बार क्वेश्चन पूछ ले रहा है। तो राज्य व्यवस्था, गवर्नेंस वाला चीज़ भी देख सकते हैं, अदरवाइज राज्य व्यवस्था तो देखिए। उसके बाद आप देखेंगे साइंस टेक है, साइंस टेक भी दोनों में पूछ लेता है। ऐसे आप देखेंगे एनवायरनमेंट, तो एनवायरनमेंट भी दोनों में आता है। ऐसे ही आप देखेंगे तो आईआर भी प्रीलिम्स में भी आता है, मेंस में भी आ जाता है। ऐसे आप देखेंगे सोशल इशू, सामाजिक मुद्दे भी पूछ लेता है। ऐसे ही आप देखेंगे आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो बाकी आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको आइडिया होगा ही। इनको प्री और मेंस दोनों में आते हैं, तो आप ऐसा ही पढ़ेंगे कि प्री और मेंस दोनों की तैयारी करनी है, क्योंकि प्री के बाद मेंस में आपको समय कम मिलेगा। तो आप जो बीच का इतना गैप मिल गया है, इस गैप से इसको आप मजबूत कर सकते हैं। और तो इसको आप प्री और मेंस दोनों के हिसाब से तैयारी करिए, और जो भी नोट्स वगैरह आपको कुछ शॉर्ट बनाने हैं कि मेंस में यूज होंगे, उस हिसाब से आप कर लीजिए इसको। अब बात आती है कि क्या कुछ लोगों के मन में ये विचार है कि ये 4 महीने और प्लस 20 दिन, इधर 10 उधर 10, जो भी आज से मैं गिन रहा हूँ, तो इतना समय मिल गया है तो हम क्यों ना ऑप्शनल पढ़ लें, क्यों ना ऑप्शनल की तैयारी करें, और क्यों ना एथिक्स की तैयारी करें, क्यों नहीं एथिक्स की तैयारी करें। क्वेश्चन बनता है ऐसा और सबके मन में आएगा ऐसा। अब देखिए, ऑप्शनल के लिए मेरा क्या मानना है कि वैकल्पिक विषय अगर आपने 1-2 साल पढ़े हैं, आप मतलब कि आप 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट को 2 बार देख लिए हैं, पढ़ लिए हैं सही से, तो फिर आप चाहें तो ऑप्शनल को हटाकर आप इन पर ही अच्छा जोर दीजिए। और जो लोग अभी ऑप्शनल को बहुत अच्छा नहीं कर पाए हैं,
उनके लिए मेरा सुझाव रहेगा कि आप 2 घंटे के आसपास, एक दिन का 2 घंटा का समय, बाकी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, वैकल्पिक विषय पर दीजिए। और कब तक दीजिए? अगस्त तक दीजिए, उसके बाद रोक दीजिए। ऐसे ही अगर एथिक्स आपने पढ़ा ही नहीं हो, एथिक्स आपने पढ़ लिया हो लेकिन रिवीजन नहीं किया हो, तो इन समय में आपको समय निकालना पड़ेगा। एथिक्स को एक बार पढ़ने के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अगर आपने 1-2 बार एथिक्स को पढ़ा है तो नहीं पढ़े अगर यहाँ पे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो वैकल्पिक विषय 2 घंटे आप देना चाहें तो अपने समय को बनाकर दीजिए। अगर आपने वैकल्पिक विषय पर अभी अच्छा काम नहीं किया है और ठीक ठाक आपने उस पर काम कर लिया है तो आप चाहें तो 2 घंटा का जो समय है इसको न देकर आप चाहें तो उस पर दूसरा कोई चीज़ दें। अच्छा, अब आगे देखिए क्या होगा। अब एथिक्स की मैंने बात कर दिया। अब एक महत्वपूर्ण विषय ये है कि सीसेट का क्या करें। सीसेट का क्या करें तो आप देखेंगे बहुत से स्टूडेंट सीसेट की तैयारी नहीं करते हैं, बोलते हैं कि केवल क्वालिफाइंग नेचर का ये होता है तो क्यों पढ़ना है, डायरेक्ट कर लेंगे। और बहुत से लोग कर भी लेते हैं, हो भी जाता है। कई लोगों का जिनका बैकग्राउंड मैथ्स रहता है वो कर लेते हैं, या बैकग्राउंड कई बार ऐसा होता है कि मैथ्स का है लेकिन फिर भी आपने अगर काम नहीं किया है इस पे तो नहीं हो पाती। और कई लोग इस पर ऐसा सोच लेते हैं कि उसमें पैसेज आता है। आपको पता है कि इसमें 3 चीज़ें आती हैं, मुख्य रूप से 3 चीज़ें, मैथ्स, रीजनिंग और कुछ और अगर आपको निकाल के करना हो तो आप कर लीजिएगा, लेकिन मेरे हिसाब से यही आते हैं, रीजनिंग और पैसेज। ये 3 चीज़ें आती हैं। कई लोगों के दिमाग में ये बात रहती है कि हम पैसेज केवल पढ़ के क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। तो ये आपकी गलती हो जाएगी। पैसेज हिंदी माध्यम में पैसेज आप देखते हैं कि बहुत ही टफ लैंग्वेज में आता है। जो लैंग्वेज यूज की जाती है इंग्लिश में, इंग्लिश वालों के लिए वो सरल होती है, लेकिन हिंदी वालों के लिए लैंग्वेज आप बार बार सुनेंगे कि पैसेज में बड़ा टफ आता है। और कई बार पैसेज टफ नहीं आ रहा है तब भी उसके आंसर गलत हो जाते हैं। तो पैसेज, केवल पैसेज के भरोसे अगर हम सीसेट देने जाएं तो अच्छी बात नहीं है। इसलिए आपको मैथ्स और रीजनिंग पर भी काम करना पड़ेगा, जिससे कि आप मैथ्स और रीजनिंग और पैसेज तीनों को मिलाकर जो क्वालिफाइंग नेचर है उसको आप, जो भी क्वालिफाइंग में मिनिमम क्वेश्चन होगा या मिनिमम मार्क्स होगा उसको आप पा सकें। 27-28 क्वेश्चन सही करने पड़ते हैं, उधर लगभग 67-68 नंबर लाना होता है, तो वो आप प्राप्त कर सकें। इन तीनों को मिलाकर ऐसा कर लें। अब इसको मेरा मानना है कि सीसेट को इन पूरे समय में आप 1 घंटा दीजिए। अब जिनको एकदम लग रहा हो कि मेरे लिए कोई आवश्यकता नहीं है तो वो अलग बात है। जिनको लग रहा है कि नहीं हो पाएगा या बहुत ज़्यादा नहीं है तो उसको आप 1 घंटे ज़रूर दीजिए, क्योंकि अगर सीसेट नहीं हो पाएगा तो आपका बाकी ये जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। और होता है, कई बार मैंने देखा है इस बात को कि सब कुछ अच्छा होते हुए सीसेट में बात बिगड़ गई और आगे गाड़ी बढ़ ही नहीं पाई। तो इसलिए आप सीसेट पर ज़रूर काम करिए। मेरा सलाह रहेगा कि 1 घंटे रोज़, और अगस्त के बाद थोड़ा और ज़्यादा कर लीजिए इसको। प्रैक्टिस पेपर वगैरह कुछ लगा के देख पाइए कि क्या आप तय समय में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो ये हो गया सीसेट की बात। करंट अफेयर्स की बात मैंने कर दिया। प्री और मेंस के लिए सब्जेक्ट जो हैं उनको पढ़िए आप। अब बात रहा कि मेंस के बाद क्या होगा, मेंस के बाद का स्ट्रेटजी क्या रहेगा, क्योंकि ये भी जानना ज़रूरी है। मैं अगर ये विचार बता रहा हूँ तो आगे का भी तो कुछ सोचा होगा ना। तो मेंस के बाद देखिए, हम एथिक्स की तैयारी कर लेंगे, एथिक्स को पढ़ लेंगे। बहुत बड़ा लेंदी सिलेबस भी नहीं है एथिक्स का। एथिक्स पढ़ने के बाद आपको केस स्टडी वगैरह पे काम करना है, और पहले किए होंगे तो आसानी से हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शनल की तैयारी आपको खूब करनी पड़ेगी उस समय। ये वाला चीज़ आप अभी प्री के लिए तैयार कर ही रहे थे और फिर दोनों के लिए तैयार करेंगे तो बहुत कम एफर्ट लगेगा, इस पर आपको ज़्यादा समय नहीं देना पड़ेगा। बच जाएगा आपका जो क्वालिफाइंग नेचर वाले या लैंग्वेज के पेपर हैं, उन लैंग्वेज के पेपर पर भी आप उस समय भी काफ़ी फ़र्क कर सकते हैं। इतना तो फिर भी समय मिल जाता है। तो मेंस में आप जाएंगे तो इधर से आप लगभग छूटे रहेंगे।
इधर आपको एथिक्स ऑप्शनल, लैंग्वेज के पेपर और भी जो कुछ आपको चीज़ें उसमें तैयार करनी हैं, और जो कुछ भी उसमें आंतरिक सुरक्षा है, कुछ सोशल जस्टिस का मुद्दा होता है, ये सब जो भी तैयार करना है आप उस समय भी कर सकते हैं, क्योंकि वो सब तो अधिकतम करेंट अफेयर्स से ही जुड़ के पूछता है। और जब करेंट अफेयर्स से जुड़ के पूछता है तो आप कहीं ना कहीं करेंट अफेयर्स, इसलिए मैं काफ़ी इसका वेटेज दिया हूँ करेंट अफेयर्स का। इस करेंट अफेयर्स को अगर आप तैयार कर रहे हैं तो आप सोशल इशू के और सोशल जस्टिस के तो काफ़ी मुद्दे ऐसे ही कर लेंगे। अब एक बात और कि रिमाइंड आईएएस के यूट्यूब चैनल पर ही आपको करेंट अफेयर्स की क्लासेस उपलब्ध होने लगेंगी आने वाले कुछ समय में, और उसमें हमारा कोशिश रहेगा कि सप्ताह में 3 या संभव हो सके तो 4 या 5 लेक्चर लगा के ये जो करेंट अफेयर्स है जून 2020 से जून 2021 तक के करेंट अफेयर्स को कवर करेंगे, और इसके पश्चात जो आगे के ये समय बीत रहा है इसमें भी साथ साथ ही कोशिश करेंगे कि कवर करते रहें। और उसमें हम लोग, मेरा तो प्रयास पूरा रहेगा कि मैक्सिमम जो घटनाएं हैं खासकर यूपीएससी के दृष्टिकोण से जो हैं उनको मैं कवर करा दूं, और उनको सब्जेक्ट के अनुसार चलें। जैसे मान लेते हैं कि पॉलिटी कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो हम समझें कि पॉलिटी का एक करेंट चीज़ संदर्भ दिया है, और संदर्भ वाला मुद्दा उतना सही नहीं है कि इसको पेपर में लाया जाए, तो उसके पीछे से जाकर क्या पूछ सकता है, स्टैटिक पोर्शन में जाकर क्या पूछ सकता है, इस तरीके से कोशिश करेंगे इस सीरीज़ को आगे चलाने का। तो आने वाले कुछ दिनों में आप रिमाइंड आईएएस के यूट्यूब चैनल को चेक करते रहिएगा। सीरीज़ जो करेंट अफेयर्स की है उसमें मैं कोशिश करूँगा कि कुरुक्षेत्र और योजना और बाकी न्यूज़पेपर के और जो कंटेंट हैं उनसे मिलाकर आपको एक अच्छा करेंट अफेयर्स का नॉलेज बनाया जाए, जिससे कि आप क्वेश्चन को कर पाएँ। और बाकी आपका जो सोर्स है वो तो आप पढ़ते ही रहिए, यहाँ आपको एक तैयारी, एक रूटीन मिल जाएगा, एक थोड़ा सा दृष्टिकोण मिल जाएगा कैसे पढ़ना है, और इस तरीके से आप अपनी तैयारी को जारी रखिए। तो मिलते हैं करंट अफेयर्स की सीरीज़ जो शुरू करेंगे उसमें। अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।